हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे डेफिसिट डिमांड के बारे में। तो डेफिसिट डिमांड होता क्या है, उसके कारण क्या है, कॉजेस क्या है, ये भी हम समझेंगे विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो समझिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये जो टॉपिक है डेफिसिट डिमांड वाला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे बनता है। देखिए, किनीजियन के द्वारा कहा गया था कि हमारी इकोनॉमी में यदि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है तो दो सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक ना, जैसे पहला है, एक तो हमारा डेफिसिट डिमांड, एक होता है एक्सेस डिमांड। ठीक है, अब ये होता क्यों आ रहा है, बोल सकते हैं जो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो एक तो कॉजेस आता है हमारा। ठीक है, तो वो डेफिसिट डिमांड और एक एक्सेस डिमांड, दो तरीके से हो सकता है डिमांड। या तो डिमांड में कमी होगा या डिमांड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सेस मतलब ज्यादा हो जाना, डेफिसिट मतलब कम हो जाना। तो देखिए, डेफिशिएंट डिमांड है वो है एक डेफिशिएंसी ऑफ एडी। यदि हम डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ एडी, एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाना। एक बार हम पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे अपनी लैंग्वेज में भी। ठीक है, तो जैसे इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से शॉर्ट हो जाता है। देखिए, सिंपल सा लैंग्वेज है इसमें कि एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट है, कम है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई से, विच मीन्स सप्लाई इज मोर देन डिमांड, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में एक नीजन के द्वारा एक माना गया है। ठीक है, दैट इज, तो एक सिचुएशन क्या बन के आती है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है इज ग्रेटर देन एडी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर एडी इज लेस देन एएस बोल सकते हैं। तो यही सिचुएशन क्रिएट करके बताती है कि जो डेफिशिएंट डिमांड है वो है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है ना, और इसमें देखिए वही बता रखा कि जो कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन की, देखिए डेफिशिएंट डिमांड क्यों हो सकता है, कॉजेज भी पढ़ेंगे, कारण क्या है डेफिशिएंट डिमांड के। एक कारण ये भी है कि जो रिसोर्सेस है उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसका प्रोडक्शन भी काफी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। दैट इज वाई वो सप्लाई को मीट नहीं कर पा रहा है, सॉरी डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो देखिए, एक और बता रखा है कि व्हेन एडी इज लेस देन रिक्वायर्ड प्लांट एडी, जो एग्रीगेट डिमांड है वो रिक्वायर्ड जो प्लांट बना रखा है उससे भी कम हो जाता है टू मेंटेन अ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। ग्राफ के द्वारा समझेंगे वो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है ना, तो इसको क्या कहा गया है, एग्रीगेट डेफिशिएंट डिमांड कहा गया। अब देखिए यहाँ से समझते हैं हम, और एक चीज याद रखना, डेफिशिएंट डिमांड ही डिफ्लेशनरी गैप को क्रिएट करता है। ठीक है, डी से डेफिशिएंट डिमांड और डी से डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, ये क्रिएट करके देता है। अब आगे देखिए, ये फिगर्स आउट समझिएगा, आपको हर एक डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, अब यहाँ से हम समझते हैं, जैसे ये हमने एक लाइन खींची, ये तो एग्रीगेट डिमांड की है हमारी, और ये इनकम या फिर बोल सकते हैं आप आउटपुट की लाइन है। ठीक है ना, ये है हमारा देखिए एग्रीगेट डिमांड। ठीक है ना, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले ही, आपको अच्छे से पता भी होगा। तो देखिए, जो एडी ऊपर वाला है, देखिए जैसे ऊपर वाला है, मैं इसको आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे लिखिए ए डी एफ, मतलब एग्रीगेट डिमांड इन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। और ये जो है, जो डॉट 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 लाइन गई है हमारी, ये हमारी ए डी पी लिखी, इसको क्यों, एग्रीगेट डिमांड इन प्लांट इकोनॉमी। हमने प्लान कितना किया था, और यदि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है तो क्या होता है। तो देखिए, प्लान हमने कम किया था, अब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन यदि करते हैं तो सबको बेरोजगार मिलेगा, सबके लिए एग्रीगेट डिमांड है, लोग ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या है, उनके रिक्वायरमेंट को भी फुलफिलमेंट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से नहीं हो पाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट होता है, डिफ्लेशनरी गैप, जिसको बोला गया यहाँ पे। और ये जो वाई, ये जो लाइन है जो 45 डिग्री के एंगल में क्या है, डेट इज कॉल्ड वाई मीन्स एएस, ये एग्रीगेट सप्लाई है हमारा। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ग्राफ। ठीक है, सिंपल है। देखिए, जो ऊपर वाली लाइन गई है वो एग्रीगेट है फुल एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है ना, और जो पहली वाली लाइन है, जो डॉटेड लाइन है, वो एग्रीगेट डिमांड है जो हमने प्लान किया था। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ से अब वहां पहुंच जाएगा। ठीक है ना, हमारा ऊपर के साइड पहुंच जाएगा, जो जो यहाँ पे था पहले एफ पॉइंट पर था इक्विलिब्रियम, अब वो ई पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, इसके कॉजेस पढ़ते हैं, रीजन क्या है इसके, डेफिशिएंट डिमांड के रीजन है वो क्या है। तो देखिए, एग्रीगेट डिमांड के रीजन क्या है, सबसे पहला है हमारा डिक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में यदि डिक्रीजमेंट किया जाए, कैसे, देखिए
प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में ये एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। और सीरियस डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड रिजल्ट, देखिए जब डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, मांग है वस्तु की, वो कम की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो कंजप्शन है लोगों के द्वारा वो भी कम कर दिया जाएगा। स्पेंडिंग ऑन प्राइवेट कंजप्शन टू बी रिड्यूस, तो जो कंजप्शन करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो भी वही तो कम कर देंगे, इसीलिए तो डेफिशिएंट डिमांड हो रहा है। बट द प्रोस्पेरिटी ऑफ कंज्यूम और ग्रोथ इन द प्रोस्पेरिटी टू सेव, इसे बोल रखा है जो प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम होता है, मतलब कि जो एमपीसी है हमारी, वो क्या है, वो ग्रोथ करेगी सेविंग से, इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर, ये क्रूशियल बहुत ज्यादा फैक्टर है। डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी रिजल्ट द डिक्लाइन द कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो डेफिशिएंट डिमांड है वो कंज्यूमर लोगों की स्पेंडिंग को कम कर देता है, क्योंकि कंज्यूमर ही तो ओवरऑल कम कर रहे हैं ना उसको, तो उनको कम कर देता है, ठीक है ना। तो ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर होगा आपको। दूसरा हमारा डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। कैसे? प्राइवेट एक्सपेंडिचर इज अनदर सिग्निफिकेंट एग्रीगेट डिमांड, इट मे बी रिड्यूस इंसिस्टेंस वेयर कंपनी एक्सपेक्टेशन आर लो, ठीक है, एक्सपेक्टेशन सॉरी। तो जो कंपनी जो प्राइवेट हैं वो भी कम कर देती हैं एक्सपेंडिचर करना, रीजन उनका जो एक्सपेक्टेशन है, जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था, जो एस्टिमेशन किया था, जो बजट प्रिपेयर किया था, वो उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कम होता है, लो होता है। इन द ईयर जैसे 2020 और 2021 में इट टुक प्लेस इन ऑल मार्केट अराउंड द वर्ल्ड, जैसे 2021 में डाटा ले रखा है उन्होंने पहले सर्वे किया तो उनको पता चला कि यहाँ से जो रिटर्न है प्रोडक्शन करने के बाद वो रिटर्न नहीं मिलेगा, डेट इज वाई वो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से डेफिसिट डिमांड हो जाएगा। आगे डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है, विच मीन द गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट भी अपने इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर देता है। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन को भी द कुड अकर द रिजल्ट द गवर्नमेंट बजट इज रिस्ट्रिक्शंस एग्रीगेट डिमांड इज डिक्रीजेज, इसके वजह से उनका जो बजट है वो रिस्ट्रिक्शन में आ जाता है और जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। ये कारण है, ये लोग ऐसा करते हैं, इसकी वजह से डेफिसिट डिमांड है। जैसे दोबारा समझिएगा, यदि एक कंज्यूमर, जैसे पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं, यदि एक कंज्यूमर कंजप्शन करना कम कर देता है, वॉट एवर रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा या वो दूसरे प्रोडक्ट की ओर गो थ्रू करना चाहता है, तो कुछ भी कर सकता है। तो यदि कंज्यूमर, फर्स्ट पॉइंट है, यदि कंज्यूमर अपने कंजप्शन को, प्राइवेटली कंजप्शन को कम कर देता है, तो उससे क्या है, डेफिशिएंट डिमांड हो जाता है। भाई का मांग में कमी, कमी क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ही डिमांड नहीं कर रहा है। सेकंड, प्राइवेट वाले अपना प्रोडक्शन कम कर देते हैं, वॉट एवर रीजन, मशीनरी कम है, ये चीज महंगा है, रॉ मटेरियल्स महंगा है, कम कर देते हैं, तो डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगा। गवर्नमेंट खर्चा कम करने स्टार्ट कर देती है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया तो डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगा। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, यदि आप जो सामान प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको बाहर भेजना कम कर देते हैं, मतलब बाहर भेजना अब नहीं भेजते, अब ज्यादा नहीं भेजते, अब आप कम कर दे रहे हैं, तो कम करने से क्या होगा उससे कि डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगा, लोग मांग कम करेंगे, सीधी बात है, जब आप भेज ही नहीं रहे हैं तो लोग मांग कहाँ से करेंगे, आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। तो ये आपको फोर्थ पॉइंट भी क्लियर होगा। इंक्रीज इन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट आप बढ़ा दे रहे हैं, मीन्स जो दूसरे देश में जिस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं अपने देश में और उसका आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो इससे डेफिशिएंट डिमांड होगा, क्योंकि आप जो डोमेस्टिकली जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तो रिडक्शन हो गया, क्योंकि उसकी डिमांड तो लोग कर ही नहीं रहे, ना आउटसाइड द कंट्री ना इनसाइड द कंट्री, क्योंकि आपने उसको एक्सपोर्ट नहीं किया, लोगों तक पहुंचाया नहीं है, ठीक है ना। और आप प्रोडक्शन भी नहीं करना चाहते, लोग कंज्यूमर डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डोमेस्टिकली प्रोडक्ट का जो आपका जो डिमांड है वो डेफिशिएंट हो जाएगा। इंक्रीज इन टैक्स रेट, अब ये टैक्स रेट एक कारण हो सकता है, क्योंकि यदि लोगों को पता है, लोगों को लग रहा है कि जो टैक्स रेट है वो बढ़ा दिया गया है इस प्रोडक्ट पर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर या कंपनी पर, तो लोग उसका प्रोडक्शन कम करेंगे, कंजप्शन कम करेंगे, क्योंकि टैक्स रेट हाई है। सीधी बात है, टैक्स रेट यदि आप इम्पोर्ट करेंगे किसी प्रोडक्ट पर, तो जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो हाइक कर जाएंगे, हाइक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो डिमांड है उस प्राइस के हाइक करने पर डिमांड है वो कम हो जाएगा। और आपको पता है प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, प्राइस डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, मतलब उल्टा ये प्राइस कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा डिमांड करेंगे, और प्राइस घटेगा
सॉरी, हाँ, तो प्राइस यदि बढ़ेगा तो आप उस चीज का डिमांड कम कर देंगे, ये तो नेचर है हमारा, ठीक है ना। तो ये था हमारा रीजन। तो आप क्या समझ में आया इससे? अब मैंने जो एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स आपको बताए थे, मैं यहाँ पे रीराइट कर देता हूँ। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब में कॉमन है, कंजप्शन घटेगा, इन्वेस्टमेंट घटेगा, गवर्नमेंट घटेगा, एक्सपोर्ट घटेगा, सब घट रहा है, बस इंपोर्ट बढ़ रहा है। और इसमें टैक्स और इन्वॉल्व हो जाता है, तो आप टैक्स को भी कर दीजिएगा इंक्रीजमेंट, ठीक है। होप्स आपको समझ में आगे। डेफिशिएंट डिमांड के केस में आइए, डेफिशिएंट डिमांड के केस में ये सब ऐसे ही होता है। डेफिशिएंट डिमांड के केस में एग्रीगेट डिमांड के जो भी कंपोनेंट्स वो सब घटेंगे, एक्सेप्ट किसको, इंपोर्ट को लेकर के, ठीक है। अब हम समझते हैं इंपोर्ट इम्पैक्ट क्या है इसकी, कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके इम्पैक्ट क्या है एग्रीगेट डिमांड के, ठीक है ना। तो ड्यू टू द डिफ्लेशनरी इफेक्ट के संदर्भ में इनसफिशिएंट डिमांड कॉजेज द न्यूमरस प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। डेफिशिएंट डिमांड के केस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाती है हमारी इकोनॉमी में। डेफिशिएंट डिमांड टाइपिकली नेगेटिव इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी, ये हमारी इकोनॉमी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स प्राइस लेवल पर। जैसे समझते हैं इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देयर विल बी एन इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक्स ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। देखिए ये बोल रखा है इनसफिशिएंट डिमांड है कि इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, कमी हो जाती है उसकी सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, यदि एग्रीगेट डिमांड सफिशिएंट किया जाए तो, ठीक है। यहाँ पे एक बार और समझाता हूँ मैं कि देयर विल बी एन इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है। अनडिजायरेबल स्टॉक समझिए, यहाँ पे ये जो लाइन है थोड़ी सी बात मिस्टेक है शायद इसमें, अनडिजायरेबल से, तो मैं समझा देता हूँ कि यदि लोग डिमांड नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टॉक है वो बचेगा, लोग डिमांड करेंगे नहीं उस चीज का। तो द बिजनेसमैन विल कंप्लेन टू प्लान टू लोअर प्रोडक्शन विद इन द फॉलोइंग टाइम फ्रेम। तो आगे जो बिजनेसमैन है उस चीज का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक है वो आपका स्टॉक रखा पड़ा है, अनडिजायर्ड स्टॉक है जो लोगों ने डिमांड किया ही नहीं है, वो रखा हुआ है पहले से ही, ठीक है। देयर एंटिसिपेटेड आउटपुट देयर विल बी डिक्रीज, तो जो आने वाले टाइम में आपने जो भविष्यवाणी की थी, एंटिसिपेशन लगाया था, एक्सपेक्टेशन किया था, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला पॉइंट का इम्पैक्ट समझ में आया। आगे समझते हैं इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी में कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। एज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीज इन द इकोनॉमी, यदि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है, देयर इज अ डिक्रीज इन एंटिसिपेटेड आउटपुट, तो जिससे आउटपुट कम हो रहा है, इट रिड्यूस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, तो इससे ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगा। क्यों, लोग डिमांड कर नहीं रहे हैं, प्रोडक्शन करना नहीं है, तो मैं आपको एम्प्लॉयमेंट देकर के करूं क्या, रोजगार भी नहीं मिलेगा उन लोगों को। तो डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू द इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, तो इससे क्या होगा, लोगों में बेरोजगारी फैलती चली जाएगी। एक लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि इम्पैक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल पे क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, डेफिशिएंट डिमांड लीड टू जनरल प्राइस टू डिक्लाइन। अब सीधी सीधी बात है कि यदि आप किसी प्रोडक्ट के डिमांड को कम कर देती हैं, डिमांड नहीं करते हैं आप, तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट का डिमांड करने वाला है नहीं कोई, तो उसके प्राइस अपने आप, बिना कोई इनविजिबल हैंड जिसको बोलते हैं, अपने आप ही प्राइस उसके डिक्लाइन हो जाएंगे, विच लीड्स टू अ डिफ्लेशन। ये डिफ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ना, इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाएगा, तो उस प्रोडक्ट के प्राइस है वो कम हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, इसको बोलते हैं इनविजिबल हैंड। वैसे इनविजिबल हैंड के बारे में हम आने वाले टाइम में डिस्कशन करेंगे, इनविजिबल हैंड होता क्या है, जिसपे किसी का कोई जोर नहीं होता है। अब लोगों अपने आप लोगों ने डिमांड कम कर दी तो वो अपने आप ही उसके प्राइस कम हो गए, और जैसे ही प्राइस कम होते चले जाएंगे, डिमांड बढ़ते चले जाएंगे, तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो ये इसी को इनविजिबल हैंड बोला जाता है, वैसे शॉर्ट फॉर्म में समझ जाए तो, ठीक है। तो होप्स आपको इसके इम्पैक्ट और कॉजेस और ग्राफ और डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आगे आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे एक्सेस डिमांड को, और आगे ऐसे फर्दर वीडियोस हम आपके लिए क्रिएट करके लाते रहते हैं कंटेंट, और अच्छे कंटेंट लाने के लिए आप हमें बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले उस चीज़ को करने के लिए। थैंक यू सो मच।